बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम लोगों ने उसकी डिटेल में वर्किंग और उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़नी है। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। बेटा, मैंने आपको जब इसका प्रिंसिपल बताया था तो उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि इसके प्रिंसिपल के अंदर 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले वेपराइजेशन या वोलेटिलाइजेशन करवाई जाती है, नेक्स्ट इसकी आयनाइजेशन करवाई जाती है, फिर एक्सलरेशन करवाई जाती है, फिर डिफ्लेक्शन करवाई जाती है और लास्ट पे इसकी कलेक्शन करवाई जाती है या फिर रिकॉर्डिंग की जाती है जो हमारे पास डाटा आता है। आज हम लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ना है कि वोलेटिलाइजेशन या वेपराइजेशन कैसे करवाई जाती है, आयनाइजेशन कैसे करवाई जाती है। ये सारे का सारा प्रोसेस हम लोगों ने आज डिस्कस करना है। तो बेटा, सबसे पहले स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि है वेपराइजेशन का। इसको हम लोग वोलेटिलाइजेशन भी कहते हैं। और बेटा, सबसे पहले जो स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है ना इस काम के लिए, जिसको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, उसके अंदर सबसे पहला जो चैम्बर होता है जिसके अंदर वेपराइजेशन करवाई जाती है उसको हम बोलते हैं वेपराइजिंग चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेपराइजिंग चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सॉलिड या लिक्विड फॉर्म के अंदर कोई सब्सटेंस है जिसकी आप स्टडी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने उसको क्या करना है? वेपर फेज के अंदर चेंज करना है। यही मकसद है वेपराइजेशन का। ठीक है, वेपर फेज के अंदर चेंज करना है या फिर उसको गैस में चेंज करना है। आप सब जानते हैं कि वेपर्स किस फॉर्म में होते हैं? गैस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस है वेपराइजेशन का। लिक्विड और सॉलिड को आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट के अंदर डालना है और इसके अंदर चेंज कर देना है, वेपर्स के अंदर चेंज कर देना है। और इसको वेपर्स में चेंज करने के 2 मेथड हैं। लिक्विड और सॉलिड को वेपर्स में चेंज करने के 2 मेथड हैं। वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। बेटा, अगर आपके पास सॉलिड और लिक्विड है वोलेटाइल फॉर्म के अंदर, तो आपने उसका प्रेशर कम कर देना है, उससे वो वेपर फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सॉलिड है लेस वोलेटाइल फॉर्म के अंदर, तो उसको आपने ओवन में रखना है। अवन में उसको, अब आपने जब अवन में रखना है तो फिर आपने उसको इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना कि उसकी प्रॉपर्टीज ही खराब हो जाएं या फिर वो अपनी असल हालत में ना रहे या जल जाए। आपने एक स्पेसिफाइड सा टेम्परेचर देना है जिससे वो वोलेटाइल फॉर्म के अंदर आ जाए और उसके बाद फिर वेपर के अंदर चेंज हो जाए। ठीक है, ये 2 मेथड्स हैं। अगर आपके पास वोलेटाइल सॉलिड या लिक्विड है तो उसको आपने प्रेशर कम कर देना है, उससे वो वेपर के अंदर चेंज हो जाएगा। और अगर आपके पास लेस वोलेटाइल सॉलिड है तो उसको आपने ओवन में रख देना है और उसके बाद फिर आपने उसका प्रेशर लो करना है, तो वो वेपर फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास गैस है तो बेटा, हम लोग वोलेटिलाइजेशन या वेपराइजेशन हम किस लिए करवा रहे थे? उसको गैस के अंदर चेंज करने के लिए करवा रहे थे। तो जब अगर हमारे पास है ही गैस तो उसको गैस में चेंज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों प्रोसेसेस को फॉलो करके आप वेपर ले सकते हैं और इन वेपर्स जो आपके पास वेपराइजेशन के बाद वेपर्स आए हैं उसको आप लोगों ने लो प्रेशर पर रखना है। और कितना प्रेशर होना चाहिए? 10⁻⁻6 to 10⁻⁻7 टॉर उसका प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सॉलिड और लिक्विड और को आप लोग गैस फॉर्म के अंदर यानी कि वेपर फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या था? वेपराइजेशन का। कैसे किया आप लोगों ने? उसका प्रेशर कम करके, और जो वेपर्स आपके पास आए हैं उसका आपने क्या किया है? 10⁻⁻6 to 10⁻⁻7 टॉर उसका प्रेशर रखा है और ये लो प्रेशर है। ठीक है, इस तरीके से आप वेपराइजेशन करवाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होता है आयनाइजेशन का। अब आपके पास जो गैस आ गई है, जो आपके पास वेपर्स आ गए हैं, उसकी आयनाइजेशन करवाई जाती है। और आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? उसको आयन के अंदर चेंज करना। और मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि इस प्रोसेस के अंदर हम गैशियस एटम्स को पॉजिटिव आयंस के अंदर चेंज करते हैं। और आपको पता है कि पॉजिटिव आयन के अंदर वो कैसे चेंज होता है? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो हमारे पास गैशियस एटम आए हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है। उन एटम्स में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना है। ठीक है, तो हम लोग जिस चैम्बर के अंदर ये प्रोसेस कैरिड आउट करते हैं उसको हम बोलते हैं आयनाइजिंग चैम्बर। वेपराइजेशन इसमें की थी, उसको हमने क्या कहा था? वेपराइजिंग चैम्बर। और इसको हमने क्या कहा है? आयनाइजिंग चैम्बर। इसका मतलब यह है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर का फर्स्ट जो पार्ट था वो था वेपराइजिंग चैम्बर, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है आयनाइजिंग चैम्बर। ठीक है, फिर इसमें क्या किया जाता है? पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस किए जाते हैं। और पॉजिटिव आयंस यानी कि कैटायंस कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? बाय बम्बार्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑन दीज गैशियस एटम।
जो हमारे पास गैसियस एटम होते हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कराया जाता है, यानी कि जोर से मारा जाता है, जिससे क्या होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं और वो किस में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव आयंस के अंदर चेंज हो जाता है। जब वो पॉजिटिव आयंस के अंदर चेंज हो जाता है तो फिर हर पॉजिटिव आयन की बेटा अपनी मास टू चार्ज रेशियो होती है। यानी कि देखें आप अगर हाइड्रोजन की एग्जांपल को देखें, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, ठीक है। फर्स्ट आइसोटोप के अंदर आप जो प्रोटियम होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो उसका एटॉमिक मास कितना है, 1। जो ड्यूट्रियम है उसका एटॉमिक मास होता है 2, क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक मास होता है उसका 2। ट्रीटियम का एटॉमिक मास होता है 3, ठीक है। तो आपको पता है कि जब तीनों आइसोटॉप्स का मास डिफरेंट है तो इसी तरह उनकी मास टू चार्ज रेशियो भी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हर आयन की अपनी चार्ज टू मास रेशियो होगी और हर पॉजिटिव आइसोटॉप की अपनी चार्ज टू मास रेशियो होगी। देखिए अब अगर जो प्रोटियम से आयन बना उसकी मास टू चार्ज रेशियो और होगी, जो ड्यूट्रियम से आयन बना उसकी मास टू चार्ज रेशियो और होगी, जो ट्रीटियम से आयन बना उसकी मास टू चार्ज रेशियो और होगी, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेटर के अंदर जो हमारे पास पॉजिटिव आयन आए हैं वो एक्सेलरेटर के अंदर जाते हैं और एक्सेलरेटर के अंदर बेटा बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड 500 टू 2000 वोल्ट्स होती है। और जितनी ज़्यादा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव आयन एक्सेलरेट हो जाएंगे। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, टू स्पीड अप। जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस बने हैं ना उनको स्पीड अप कराना होता है। एक्सेलरेटर का मकसद उनको स्पीड अप करना है, यानी कि उनकी स्पीड को बढ़ाना है, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हम एक्सेलरेशन करवाते हैं और उन आयंस को एक्सेलरेट करवाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं जिसकी स्ट्रेंथ होती है 500 टू 2000 वोल्ट्स। और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही ज़्यादा स्पीड ऑफ पॉजिटिव आयंस होगी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ पॉजिटिव आयंस, यानी कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा स्पीड ऑफ आयंस होगी। उसके बाद होता है बेटा डिफ्लेक्टर। फोर्थ प्रोसेस है डिफ्लेक्टर। डिफ्लेक्टर के अंदर उनको डिफ्लेक्ट करवाया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो। उनकी मास टू चार्ज रेशियो के हिसाब से उनको डिफ्लेक्ट करवाया जाता है और डिफ्लेक्ट करवाने के लिए हम अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है। अब आपको पता है कि जब हम लोगों ने उनकी एक्सेलरेशन करवाई तो एक्सेलरेशन करवाने के बाद वो पॉजिटिव आयंस एक बीम की शक्ल के अंदर मूव कर रहे होते हैं। एक्सेलरेट होने के बाद तेज़ी से स्पीड में आ जाते हैं तो एक बीम की शक्ल में मूव करते हैं। उस बीम को हम बोलते हैं बीम ऑफ एक्सेलरेटेड पॉजिटिव आयंस। और इन बीम ऑफ एक्सेलरेटेड पॉजिटिव आयंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है। और कैसे अप्लाई की जाती है, परपेंडिकुलरली अप्लाई की जाती है। मीन्स के अगर वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं तो उनके ऊपर वाली डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है। और डिफ्लेक्शन की वजह से बेटा वो सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने का मतलब क्या है, जिनकी तो लो चार्ज टू मास रेशियो होती है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और जिनकी कम होती है वो कम डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो सेपरेट हो जाते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि लार्ज चार्ज टू मास रेशियो वाले अलग हो जाते हैं, स्मॉल वाले अलग हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आइसोटॉप के अंदर वो चेंज हो रहे हैं ना, जिन आइसोटॉप की मास टू चार्ज रेशियो ज़्यादा होगी वो अलग हो जाएंगे और जिनकी कम होगी वो अलग हो जाएंगे। और ज़्यादा डिफ्लेक्ट कौन से होंगे, जिनकी कम होगी। और फिर वो सर्कुलर पाथ्स के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने अप्लाई की, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर अप्लाई की, वो अपने मास टू चार्ज रेशियो के हिसाब से अलग अलग होना शुरू हो गए। जिनकी मास टू चार्ज रेशियो कम थी वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गए और जिनकी ज़्यादा थी वो कम डिफ्लेक्ट हो गए। और डिफ्लेक्ट होने के बाद वो सर्कुलर पाथ्स के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए हैं उनका सर्कुलर पाथ और होगा, जो कम डिफ्लेक्ट हुए हैं उनका सर्कुलर पाथ और होगा, ठीक है। यहाँ पर एक रिलेशनशिप है जिससे इस बात को समझाने की कोशिश की गई है। मास टू चार्ज रेशियो इज इक्वल टू h²r/e। अब कुछ बुक्स के अंदर लिखा होगा h²r²/2e। बेटा वो पुरानी बुक्स के अंदर था, लेकिन मोस्टली अब जो न्यू बुक है ना आजकल जिसके अंदर फॉलो किया जा रहा है, जिसको फॉलो किया जा रहा है वो ये है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसको आप काट के इसको ठीक कर लें। ये वैल्यू है मास ओवर इलेक्ट्रॉन ओवर चार्ज इज इक्वल टू h²r/e, ठीक है। इसके अंदर बेटा 3 बातें हैं।
वो कौन कौन सी हैं? एक तो बात यह है कि बेटा मास टू चार्ज रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मास टू चार्ज रेशियो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर क्या है? मैंने आपको बताया कि वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। आर बेटा उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है, ठीक है। जितनी मास टू चार्ज रेशियो ज़्यादा होगी उतना ही उसका रेडियस होगा। जितनी मास टू चार्ज रेशियो ज़्यादा होगी उतना ही उसका क्या होगा? रेडियस होगा। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रेडियस के है। उसके बाद जो बात है वो ये है एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। एच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, लेकिन किस केस के अंदर? जब ई को कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है। एच जो होती है वो होती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी स्ट्रेंथ की, उतना ही ज़्यादा उन सर्कल्स का उतना ही कम उन सर्कल्स का रेडियस होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखा जाएगा। तीसरी बात है कि ई जो सा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, अगर एच को कांस्टेंट रखा जाएगा, ठीक है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जब एच को कांस्टेंट रखा जाएगा, ठीक है। तो ये तीन बातें हैं जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड को सर्कुलर पाथ के साथ रिलेट कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी तब रेडियस पर क्या असर होगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तब रेडियस पर क्या असर होगा। इस तरीके से उनको डिफ्लेक्ट करवाया जाता है बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट पॉइंट होता है बेटा कलेक्शन। अब जो सर्कुलर पाथ्स आए हैं ना, उनसे जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको हम उस स्टेप को हम बोलते हैं कलेक्शन। अब इसके लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं। कहीं पे हम बोलते हैं डिटेक्टर, मतलब कि जो पार्ट इंस्ट्रूमेंट का जो पार्ट ये काम करता है उसको हम डिटेक्टर बोलते हैं, या फिर इसको हम इलेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, या फिर इसको हम आयन कलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये सारी इस तरह के 2-3 नाम इसके लिए यूज़ किए जाते हैं और इनकी डिफरेंट नेचर्स की बेस पर ये इनको नेम दिए गए हैं। जितनी ज़्यादा करंट की स्ट्रेंथ होती है उतनी ही ज़्यादा रिलेटिव अबंडेंस होगी आइसोटॉप्स की, ठीक है ना। करंट की स्ट्रेंथ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप उसको अप्लाई करते हैं एक्सलेरेशन के लिए, उतनी ही ज़्यादा उनकी अबंडेंस होती है। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ करंट पर भी डिपेंड करता है। अब बेटा बात यह है कि रिलेटिव अबंडेंस या रिलेटिव एटॉमिक मास हम फाइंड आउट करते हैं कार्बन 12 से कंपेयर करके। तो कार्बन 12 से कंपेयर कैसे किया जाएगा? उसके लिए आप क्या करें, आप मास स्पेक्ट्रोमीटर से पहले कार्बन को गुजार दें, उसका जो ग्राफ आएगा उसको आप एक साइड पर रख लें। उसके बाद जिस एलिमेंट की आप स्टडी कर रहे हैं उसको आप मास स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारें और फिर दोनों ग्राफ्स का आपस में कंपैरिजन कर लें। तो आप मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए उनका कंपैरिजन करके रिलेटिव अबंडेंस यानी कि जो कंपेयर करके निकाली जाती है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए किससे कंपैरिजन किया जाता है? कार्बन 12 से कंपैरिजन किया जाता है। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर एक शो किया गया है, आप इसमें देख सकते हैं कि सैंपल जहाँ से एंटर हो रहा है उसके बाद उसको हीटर यानी कि हीटर के बाद हीटर वेपराइजेज सैंपल। जो हीटर है वो सैंपल को क्या करता है? वेपराइज करता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? वेपराइजेशन का था। उसके बाद था उसको आयनाइजेशन उसकी करवाई जाती है, इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स के जरिए उसकी आयनाइजेशन करवाई जा रही है। उसके बाद वो एक्सेलेरेटर में से गुजर रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उसकी डिफ्लेक्शन करवाई जा रही है और आफ्टर डिफ्लेक्शन वो डिटेक्टर में जाता है और डिटेक्टर में से गुजरने के बाद हमें एक ग्राफ दे देता है। और ये मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर का ग्राफ शो किया गया है जिसकी एक्स एक्सिस पर एटॉमिक मास लिया गया है और वाई एक्सिस पर रिलेटिव अबंडेंस ली गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ फाइंड आउट कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके। अब बेटा सेपरेशन के लिए हमारे पास आइसोटॉप्स आ गए। उनकी सेपरेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स फॉलो किए जाते हैं और वो मेथड्स हैं गैसियस डिफ्यूजन यूज़ की जाती है, थर्मल डिफ्यूजन यूज़ की जाती है, डिस्टिलेशन यूज़ की जाती है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ की जाती है और लेज़र सेपरेशन यूज़ की जाती है। बेटा ये जो टेक्निक्स है ना आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती हैं कि सेपरेशन ऑफ आइसोटॉप्स के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, आप उनके नाम लिखें। तो ये नाम आपने अच्छे से याद करने हैं और आपने ये जो इसके स्टेप्स हैं बेटा, जैसे मैंने आपको हेडिंग्स बनाकर स्टेप वाइज आपको इसको समझाया, अगर आप इसको ऐसे याद करेंगे ना तो आपके लिए आसानी रहेगी, आपको इसको याद करना आसान हो जाएगा। नहीं तो आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा जब आप इसकी स्टडी करेंगे। वैसे तो मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए,
उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो आपके लिए हिंट यह है इसको याद करने का कि आप इसको ऐसे पॉइंट्स बनाकर याद करें, जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है वैसे ही आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, सिर्फ हेडिंग्स नहीं दी गई। हेडिंग्स आप खुद दे लें, और अगर आप पेपर के अंदर बाय हेडिंग्स लिखेंगे तो आपको समझना इसको बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज काफ़ी बनते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पूछी जा सकती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जा सकती है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर अप्लाई की जाती है, ये भी बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पूछी जा सकती है, प्रेशर पूछा जा सकता है कि कितना प्रेशर रखा जाता है। तो इस तरह एमसीक्यूज के अंदर डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर मोस्टली जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ पीक से क्या पता चलता है और हाइट ऑफ पीक से क्या पता चलता है। या फिर मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में पूछा जा सकता है कि मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर और डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर में क्या फ़र्क है। तो आपने उसको बताना है कि डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर आप एक्स एक्सिस के ऊपर चार्ज टू मास टू चार्ज रेशो लेते हैं, लेकिन मॉडर्न के अंदर आप एक्स एक्सिस पर एटॉमिक मास लेते हैं। इसके अलावा आपने बताना है कि डेम्स्टर्स के अंदर एम्पलीफायर नहीं होता, जबकि मॉडर्न के अंदर एम्पलीफायर मौजूद होता है। इस तरीके से आप मास स्पेक्ट्रोमीटर स्टडी कर सकते हैं, और मास स्पेक्ट्रोमीटर से इस तरीके से हम लोग रिलेटिव अबंडेंस और एटॉमिक मासेस फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपना हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।